आज का हमारा टॉपिक है ओवरकमिंग क्रॉसिंग बैरियर्स। मतलब हम इसमें पढ़ेंगे कि हम जब प्री फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है या पोस्ट फर्टिलाइजेशन जब हो रहा होता है तो कौन कौन से बैरियर्स हैं जो किसी भी प्रोपगेशन के लिए हमें सामने आ सकते हैं। और फिर हम पढ़ेंगे इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, क्रॉस इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है, हाइब्रिड इनवायबिलिटी क्या होता है और हाइब्रिड स्टेरिलिटी क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ ओवरकमिंग क्रॉसिंग बैरियर्स? मतलब प्री फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन बैरियर्स हम इसमें इंक्लूड करते हैं। इसके लिए हमें कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए, जैसे कि इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन और डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन या फिर वाइड हाइब्रिडाइजेशन भी जिसे हम बोलते हैं। तो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? मतलब कि ऐसी हाइब्रिडाइजेशन जो कि इंटर स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक बिलोंग्स टू स्पीशीज, इंटर बिलोंग्स टू बिटवीन विद इन द स्पीशीज, है ना। तो दो डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में, लेकिन वो उनका जेनरा सेम है ना। आपने वर्ड तो सुना ही होगा ना, इंटर और इंट्रा। इंटर होता है और एक इंट्रा होता है। जो इंट्रा वर्ड होता है वो हम विद इन के लिए यूज़ करते हैं। सपोज इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीशीज़, एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ की बात करें तो इंट्रा वर्ड अगर हम उसी स्पीशीज़ के अंदर के दो एलिमेंट्स की बात करें ना, उनका हम क्रॉस करा रहे हैं तो उसे हम कहेंगे इंट्रा। लेकिन अगर हम दो अलग अलग स्पीशीज़ को ले रहे हैं तो उसे हम कहेंगे इंटर। इंटर मीन्स इसके बाहर और इंट्रा मीन्स इसके अंदर। सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। सो इंटर स्पेसिफिक का मतलब हो जाएगा दो स्पीशीज़ जो कि सेम जेनरा से बिलोंग करती हैं। तो उसके बीच में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है ना, जो क्रॉसेस होते हैं, उन्हें हम इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। सच हाइब्रिड्स वरी फ्रॉम कम्प्लीटली स्टेराइल टू कम्प्लीटली फर्टाइल एंड हेंस आर यूज्ड इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ओराइजा सैटिवा और ओराइजा पेरेनिस। इसके अंदर आप देखोगे कि तो ये जो जेनरा है ओराइज़ा ये सेम है। सैटिवा और पैरानिस इसकी दो अलग अलग स्पीशीज़ हैं, लेकिन जो जेनरा है वो सेम है। तो दो डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ द सेम जेनरा, उनके बीच में क्रॉस हो रहा है तो इसे हम कहेंगे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। सिमिलरली इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा कि दो जेनरा के बीच में अगर हम क्रॉस करा रहे हैं। नाउ व्हेन द इंडिविजुअल्स बीइंग क्रॉस्ड बिलोंग्स टू टू डिफरेंट जेनरा, इट इज़ रेफर्ड टू एज इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। Intergeneric hybrids are always sterile and cannot be commonly used in crop improvement. एग्जाम्पल ट्रिटिकेल जो कि बना था वीट और राई का क्रॉस कराने से। इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि जो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन होती हैं उससे जो हाइब्रिड्स बनते हैं ना, वो स्टेराइल भी हो सकते हैं या फिर फर्टाइल भी हो सकते हैं। तो हम उनको क्रॉप की इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो इंटरजेनरिक जेनरा को क्रॉस कराने से जो हाइब्रिड्स बनते हैं ना, वो हमेशा स्टेराइल ही होते हैं, वो फर्टाइल नहीं होते हैं। अब क्योंकि वो स्टेराइल है तो वो क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ नहीं किए जा सकते। सो ये इनके बीच में डिफरेंस होता है। द नेक्स्ट कम्स इज़ डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन और वाइड हाइब्रिडाइजेशन। अब वो हाइब्रिडाइजेशन जो कि दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में हम करा रहे हैं ना, हो सकता है कि वो सेम जीनस से बिलोंग करती हो या हो सकता है डिफरेंट जीनस से बिलोंग करती हो, तो उसे हम बोलते हैं डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि सेम जीनस से भी हो सकती है और अगर डिफरेंट जेनरा से अगर वो बिलोंग करें तो काफ़ी डिस्टेंस हो गया ना उसके अंदर, तो फिर डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं इसे हम। और वाइड हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, इनसे जो हम क्रॉसेस बनाएंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंट क्रॉसेस या फिर वाइड क्रॉसेस। सो दीज वर द फ्यू टर्म्स। नेक्स्ट कम्स आर द ऑब्जेक्टिव्स। क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं? सबसे पहला है कि ऑब्जेक्टिव इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि क्या नीड है इन प्रोपगेशन के लिए, इन टेक्निक्स को यूज़ करने की। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ to transfer some desirable characteristics from wild relatives that are not available in cultivated varieties, wide adaptability, quality improvement and yield improvement। तो इस तरह की क्रॉसेस की जो मेन मोटिव होता है ना, वो होता है कि हम अच्छे प्लांट्स बना सकें जिनकी क्वालिटी अच्छी हो, जिनका यील्ड अच्छा हो और जिनकी वाइड अडेप्टेबिलिटी हो, काफ़ी सारे इन्वायरमेंट्स के अंदर वो ग्रो कर सके। अब हम चाहते हैं कि हम ऐसे प्लांट्स बनाएं जो कि ड्रोट रेजिस्टेंस हो, मतलब अगर कहीं पर सूखा है या फिर कहीं पर बाढ़ भी आ रही है तो अच्छे से वो प्लांट्स ग्रो हो सकें, ठंड को वो टॉलरेट कर सकें, उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि मेज़, कॉटन, टोबैको, ये सभी प्लांट्स जो हैं वो क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए ग्रो करे जाते हैं। या फिर और भी बहुत सारे करेक्टर्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनके लिए हम अच्छी वैरायटी के प्लांट्स ग्रो करना चाहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं इंटरस्पेसिफिक या इंटरजेनेरिक। नेक्स्ट इज एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लग्जूरियंस, दैट इज हेट्रोसिस इन वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड और ऑर्नामेंटल क्रॉप्स, प्रोलॉन्ग्ड वेजिटेटिव पीरियड, प्रोलॉन्ग्ड ब्लूमिंग पीरियड। सो एक्सप्लॉइट जब जो लग्जरी क्रॉप होती है उसकी जब एक्सप्लॉइटेशन हो जाती है ना, कि अब वो जो करेक्टर्स थे जो इसके अंदर आने चाहिए थे लेकिन नहीं आए हैं, तो उन करेक्टर्स को वापस से उस क्रॉप के अंदर लाने के लिए हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं दूसरी स्पीशीज़ के साथ या दूसरे जेनरा के साथ। नेक्स्ट इज़ द क्रिएशन ऑफ नोवल जीनोटाइप्स। सो दीज वर सम ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट आर द बैरियर्स।
टू द प्रोडक्शन ऑफ डिस्टेंट हाइब्रिड्स। अब जो डिस्टेंट हाइब्रिड्स हमने कहा था ना कि दो स्पीशीज़ हैं डिफरेंट, जो कि सेम जेनरा से भी हो सकती हैं और हो सकता है डिफरेंट जेनरा से बिलोंग करती हो, तो उनके उन हाइब्रिड्स को ग्रो करने में क्या क्या बैरियर्स का फेस करना पड़ता है। सो फर्स्ट वी हैव इज़ फेलियर ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज क्रॉस इनकम्पैटिबिलिटी। नेक्स्ट इज़ फेलियर ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन, मतलब पहले में हम कह रहे हैं कि फेलियर ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन, क्या पता जाइगोट ही ना बन पाए। नेक्स्ट में हम कह रहे हैं कि जाइगोट डेवलप ना हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि जाइगोट हमने बना लिया है लेकिन वो डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो उस टाइप को हम कहते हैं हाइब्रिड इनवायबिलिटी, क्योंकि हाइब्रिड जो बना रहे हैं हम, जो जाइगोट है वो इनवायबल है, तभी तो वो डेवलप नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट इज़ द फेलियर ऑफ F1 सीडलिंग डेवलपमेंट, मतलब अब जाइगोट भी डेवलप हो गया लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है ना, F1 जनरेशन, उसके अंदर जो सीडलिंग है ना वो डेवलप नहीं कर पा रहा है, वो स्टिराइल है, तो इसे हम बोलते हैं हाइब्रिड स्टिरिलिटी। और कौन सा बैरियर हो सकता है? नेक्स्ट इज हाइब्रिड ब्रेकडाउन। F1 इज़ फर्टाइल एंड विगरस बट F2 इज़ वीक एंड स्टिराइल, तो हो सकता है हाइब्रिड भी ब्रेक डाउन कर दे। इसके बाद हम इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन वी हैव इज़ फेलियर ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन और क्रॉस इनकम्पैटिबिलिटी। तो ये होता क्या है? अब जाइगोट के फॉर्म होने में फेल हुआ है, सो इनएबिलिटी ऑफ फंक्शनल पोलन्स ऑफ वन स्पीशीज और जेनरा टू अफेक्ट fertilization of the female gametes of another species or genera is referred to as cross incompatibility। मतलब जो एक स्पीशीज़ के फंक्शनल पॉलन्स है ना, या फिर एक जेनरा के जो फंक्शनल पॉलन्स है ना, वो दूसरी स्पीशीज़ या दूसरे जेनरा के साथ फर्टिलाइजेशन करने में इनइफेक्टिव हैं, उन इतने कैपेबल नहीं हैं वो फंक्शनल पॉलन्स कि वो दूसरे जो स्पीशीज़ है या दूसरा जो जेनरा है उनके साथ फर्टिलाइज कर पाए। सो इनएबिलिटी ऑफ द फंक्शनल पोलन्स ऑफ वन स्पीशीज और जेनरा टू इफेक्ट फर्टिलाइजेशन ऑफ द फीमेल गैमेट्स ऑफ अनदर स्पीशीज और जेनरा। इट मे बी ड्यू टू failure of fertilization because the pollens may not germinate, pollen tube is unable to reach to embryo sac and hence sperms are not available for fertilization, pollen tubes may burst in the style of another species, the style of the female parent may be longer than usual length of the pollen tube and therefore the pollen does not reach the embryo sac. Pollen tubes of polyploidy species are usually thicker than those of diploid species. Now, when a diploid is used as female and polyploid as male, the polyploidy pollen tube grows at a slower rate in the diploid style than it would be in a polyploid style. So, these were some barriers which were known as pre-fertilization barriers. ये प्री फर्टिलाइजेशन है, मतलब फर्टिलाइजेशन होने से पहले क्या क्या बैरियर्स आ सकते हैं। देखो, या तो हो सकता है कि फर्टिलाइजेशन ही ना हो पाए, तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो पोलन जर्मिनेट नहीं होंगे। इसके बाद जो पोलन ट्यूब है वो एम्ब्रियो सैक तक ना पहुंच पाए, तो अगर एम्ब्रियो सैक तक नहीं पहुंचेगी पोलन ट्यूब तो वो स्पर्म से कैसे फ्यूज़ करेगी। नेक्स्ट की पोलन ट्यूब जो है वो स्टाइल के अंदर ही बर्स्ट हो जाए। जो फीमेल पेरेंट का जो स्टाइल है वो हो सकता है कि यूजुअल लेंथ से बड़ा हो और इसकी वजह से वो जो पोलन्स हैं वो एम्ब्रियो सैक तक ना पहुँच पाए, या फिर उससे छोटा भी हो सकता है। पोलन ट्यूब्स ऑफ पॉलीप्लॉइड स्पीशीज़ आर यूजुअली थिकर देन दोज ऑफ डिप्लॉइड स्पीशीज़। अलग अलग स्पीशीज़ की हम बात करें ना, तो हो सकता है कि थिकनेस का भी फ़र्क हो पोलन ट्यूब की ना। अगला हो सकता है कि अगर हम एज अ फीमेल डिप्लॉइड यूज़ कर रहे हैं और मेल को पॉलीप्लॉइड यूज़ कर रहे हैं, तो जो पॉलीप्लॉइड पोलन ट्यूब बनी है वो कम रेट पर ग्रो होती है, वो स्लो ग्रो होती है देन डिप्लॉइड स्टाइल में, तो ये भी एक बैरियर है फॉर द फर्टिलाइजेशन। सो दीज वर बैरियर्स फॉर प्री फर्टिलाइजेशन बैरियर्स। नेक्स्ट इज ये फर्स्ट पॉइंट है ना, फेलियर ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन दैट इज क्लोज इनकम्पैटिबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा फेलियर ऑफ जाइगोट डेवलपमेंट दैट इज हाइब्रिड इनवायबिलिटी। इनवायबिलिटी मीन्स जो हाइब्रिड अब बना है ना वो वायबल नहीं है। इनएबिलिटी ऑफ अ हाइब्रिड जाइगोट टू ग्रो इनटू अ नॉर्मल एम्ब्रियो अंडर द यूजुअल कंडीशंस ऑफ डेवलपमेंट। This may be due to lethal genes, unfavorable interactions, chromosome elimination, incompatible cytoplasm और endosperm abortion। जो हाइब्रिड है हो सकता है वो इनवायबल हो, वो किसी भी वजह से हो सकता है जो जीन्स उसमें आई हैं वो लीथल हो, डेड हो, या फिर जो इंटरेक्शन उसने की है दो पेरेंटल जीनोम्स के बीच में जो इंटरेक्शन हुई है वो अनफेवरेबल हो। उसके बाद हो सकता है कि क्रोमोसोम एलिमिनेशन भी हो सकती है कि कोई ना कोई क्रोमोसोम्स जो हैं वो जाइगोट से एलिमिनेट हो गया हो। नेक्स्ट इज इनकम्पेटिबल साइटोप्लाज्म। इट मीन्स द एम्ब्रियो डेवलपमेंट मे बी ब्लॉक्ड बाय एनी इनकम्पेटिबिलिटी बिटवीन साइटोप्लाज्म ऑफ द स्पीशीज। साइटोप्लाज्म की इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से भी जो है एम्ब्रियो फॉर्मेशन जो हाइब्रिड है वो इनवायबल हो सकता है। नेक्स्ट इज एंडोस्पर्म एबॉर्शन। अब क्योंकि जो सीड्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्रोसिस से हम लेते हैं, तो हो सकता है कि वो फुली डेवलप ना हुए हों, या फिर वो श्रंक हो गए हों, या फिर उनकी पुअर डेवलपमेंट की वजह से जो एंडोस्पर्म है वो ग्रो ना कर पा रहा हो, तो वो एंडोस्पर्म जो है वो ख़राब हो गया है, सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, तो इसी को हम बोलते हैं एंडोस्पर्म एबॉर्शन। व्हेन द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज पुअर और इज ब्लॉक्ड, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज एंडोस्पर्म एबॉर्शन।
Next comes is the failure of F1 seedling or hybrid sterility. Now the hybrid is viable but it is sterile. It is the inability to produce viable offsprings because of the lethal genes. The main cause is the lack of structural homology between chromosomes of two species or structural changes. And now we are saying कि hybrid sterility मतलब जो hybrid है ना वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सके जो कि वायबल हों, जो कि जिंदा हों। तो इसे हम बोलते हैं हाइब्रिड स्टेरिलिटी। जो हाइब्रिड है वही स्टेराइल है, इट इज़ नॉट फर्टाइल। Next is in vitro techniques to overcome the fertilization barriers in crops. Wild species are an important reservoir of useful genes for resistance to major diseases and pests, tolerance to abiotic stresses and cytoplasmic male sterility. वाइल्ड स्पीशीज़ होती हैं जो कि दूसरी स्पीशीज़ पर ज़्यादा डोमिनेंट होती हैं, और ये जो स्पीशीज़ होती हैं ना इनको हम ये जनरली रेजिस्टेंट होती हैं डिजीज़ के या फिर किसी भी पेस्ट के, बेटर अडेप्टेड होती हैं इन्वायरमेंट के, और इनके अंदर जनरली साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी पाई जाती है। However, several problems occur when transferring useful genes from wild species to cultivated species. The barriers most commonly encountered is lack of crossability resulting from chromosomal and genic differences. जो बैरियर्स हम सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं ना वो होते हैं कि या तो क्रॉस ढंग से ना हो रहा हो, उसमें कोई कमी हो गई हो, कोई डिफरेंस आ गया हो, या फिर कोई जेनेटिक डिफरेंस, जेनेरा का भी डिफरेंस हो सकता है। तो इसके लिए भी हम इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम दो टेक्निक्स यूज़ करते हैं, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन और एम्ब्रियो रेस्क्यू। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के अंदर हम उनके प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़ कराते हैं, और एम्ब्रियो रेस्क्यू के अंदर हम एम्ब्रियो को सेव करते हैं ताकि उसका एबॉर्शन ना हो जाए। So these were some barriers to uh, overcome during the hybridization. Thank you, and if you like the video, don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching.